नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए संपादकियों की। कार्यक्रम का नाम है हिंदी में हिंदू और मेरा नाम है अतुल जैन। आप ये यात्रा मेरे साथ पिछले तकरीबन 1 महीने से कर रहे हैं। आज है 7 जनवरी और आज हम बात करेंगे कि आज के दिन में जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में प्रमुख संपादकीय आए, उनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें समझना है, जिनको हमें जानना है, जिनका हमें एक तरह से अध्ययन अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से करना चाहिए। आप में से जो छात्र इस क्लास की प्रेजेंटेशन चाहते हैं, वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर आपको इस क्लास की प्रेजेंटेशन चाहिए, जिस प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके मैं पढ़ा रहा हूं, तो यह प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल जैन UPSC गाइडेंस। तो आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। यह बहुत आवश्यक है कि हम इसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 10 बजे मैं आप सभी के साथ एक अर्थशास्त्र की क्लास लेता हूं। इकोनॉमिक्स में जो एक बहुत कठिन किताब मानी जाती है, रमेश सिंह द्वारा लिखी गई, उस किताब को हिंदी में, उस किताब के हिंदी वर्जन को मैं अध्यायवार, एक चैप्टर वाइज चैप्टर करके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको अर्थशास्त्र को पढ़ने में समस्या आती है, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको अर्थशास्त्र को पढ़ने या समझने में समस्या आती है, तो प्लीज उनको बताइए कि सुबह 10 बजे वो मेरे साथ जुड़ें और मैं उनकी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को एकदम 100% सॉल्व करने वाला हूं। तो एक बार दोबारा मैं शुरुआत में ही आपसे अपील करता हूं कि अगर ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको किसी प्रकार का लाभ हो रहा है, तो आप इसे खुद देखिए, लाइक कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर, और आप जो है अपने मित्रों को, अपने साथियों को इसके बारे में बताइए कि ये जो है किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक है। आप अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में जो भी आपका रिव्यू है लिखिए। जैसे कई छात्र मैंने देखा है कि वो कोरा पर एक्टिव होते हैं, कोरा पर अपने रिव्यूज लिखते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप कोरा पर भी जो अगर आप उत्तर लिखते हैं, तो उन उत्तरों में इस क्लास को मेंशन कीजिए, इस कार्यक्रम को मेंशन कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासों से जुड़ पाएं। चलिए, ये तो हो गई अपील। अब अपील के बाद शुरू करते हैं पढ़ाई। तो आज के जो संपादकीय हैं, शनिवार को सामान्यतः संपादकीय थोड़े से हल्के होते हैं, उतने ज्यादा संपादकीय आपको देखने को मिलते नहीं शनिवार के दिन, लेकिन ऐसा आज नहीं है। हिंदू में फिर भी कम है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में कुछ एक संपादकीय हैं जो महत्वपूर्ण है। तो हिंदू से शुरुआत करते हैं। आज के द हिंदू में एक ये समाचार है कि राजौरी में किस प्रकार से एक आतंकवादी हमला हुआ है, उसको हिंदू ने प्रमुखता से अपना पहला संपादकीय बनाया है। तो ये मानचित्र में अगर आप देखें, देखिए यहां पर मानचित्र को लेकर थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में आधिकारिक तौर पे हम अपना जो जम्मू और कश्मीर का मानचित्र है वो कुछ इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है, हम जम्मू कश्मीर का मानचित्र कुछ इस तरह का बनाते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो ये लाइन जो है, देखिए ये वाली लाइन यहां पे आपको दिख रही होगी, ये लाइन दरअसल ये वाली लाइन है। तो इस लाइन के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो इतना है। तो दरअसल जो भारत के अधिकृत कश्मीर है वो कुछ यहां तक ऐसे आता है, कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, और ऐसे ऊपर का हिस्सा लगभग सारा पाकिस्तान के या चीन के पास है। तो राजौरी जो पड़ता है वो यहां कहीं पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजौरी जो है, राजौरी सेक्टर जो है, वो एक सीमावर्ती क्षेत्र है। मैं आपको ये बता दूंगा, फिर आप जाके मानचित्र में, एटलस में देखेंगे आपको, क्योंकि एटलस में नक्शा पूरा होता है ये, तो आपको लगेगा कि राजौरी सीमावर्ती कैसे है, ये तो सीमा से दूर है। तो ऐसा मत सोचिएगा। तो जो वास्तविक जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके हिसाब से राजौरी जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र है। राजौरी जो है वो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके दक्षिणी हिस्से में है, जो कि जम्मू जो एक जोन है राज्य का, उसके अंतर्गत आता है। और ये हम सभी को शायद पता होगा कि जो समस्याएं थी, जो हिंसा, आतंकवाद इत्यादि सामान्यतः पाया जाता था, वो कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता था, न कि जम्मू क्षेत्र में। जम्मू क्षेत्र जो है वो अपेक्षाकृत शांत माना जाता था। यहां तक कि पिछला जो हमला था राजौरी क्षेत्र में, वो 16 साल पहले हुआ था कभी, यानी कि पिछले 16 साल से यह क्षेत्र शांतिपूर्ण रहा है। लेकिन अभी यहां पर इस प्रकार के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो 1 जनवरी को हमला हुआ, उसमें एक व्यक्ति के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की गई,
जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए। उसके बाद जो एक पीड़ित व्यक्ति था, 15 घंटे के अंदर ही उसके घर के बाहर एक बम धमाका हुआ जिसमें 2 व्यक्ति और मारे गए। इनमें जहां तक मैंने सुना है 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो 6 व्यक्तियों की मौत हो गई है इस प्रकार के आतंकवादी घटनाओं से। और जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में इस समय निर्वाचित सरकार नहीं है। निर्वाचित सरकार वहां 2018 से नहीं है, करीब 4 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वहां पर निर्वाचित सरकार नहीं है। 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में सरकार होगी, जैसे दिल्ली में है या पुदुचेरी में है, कि वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा बनेगी और उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे केंद्र शासित राज्यों का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन वो चुनाव जो है अभी तक कराए नहीं गए हैं। तो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है। और इसके कारण क्या है कि देखिए, पाकिस्तान के साथ एक बहुत लंबी सीमा है राजौरी की। आप यहां देख सकते हैं कि एक बहुत लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है राजौरी की। और धीरे धीरे ऐसा आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि राजौरी जो है शायद ये आतंकवादियों के रडार पे आ गया है, ये आतंक के नए केंद्र की तरह उभरने वाला है, ऐसी संभावना सभी को नजर आ रही है। तो अब जो है वहां के प्रशासन पे दबाव पड़ रहा है। वहां की जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, उनकी आलोचना की है। मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि वो इसकी जांच पड़ताल कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, अब देखिए, जम्मू क्षेत्र जो है वो सामान्यतः शांतिपूर्ण माना जाता था। 1955 में जम्मू क्षेत्र में जब थोड़ा अशांति हुई थी, तब वहां पर एक ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई थी। ग्राम सुरक्षा समितियां क्या थी कि गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए समितियां बना ली, गांव के लोगों की ही, सिविलियन की ही, यानी कि सारे सिविलियन लोग थे, आम जनता थी, वो समितियां बनी। उन समितियों को हथियार दिए गए कि अगर आतंकी हमले इत्यादि हों तो वो उनसे लड़ पाएं। और सिविलियन को हथियार देना अपने आप में एक बड़ी समस्याप्रद चीज है। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा सलवा जुदूम का। सलवा जुदूम क्या था? छत्तीसगढ़ में सलवा जुदूम में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ने के लिए सरकार ने वहां के जो आम जनता थी, सिविलियन थे, उनकी एक फौज बना दी सलवा जुदूम नाम की, और उनको हथियार दे दिए। अब ये जो सिविलियन की जो फौज थी, ये गांव वालों पर या फिर जिन पर भी उन्हें शक होता था उन पर अत्याचार करने लगी। तो कई सारे विशिष्ट लोग, कई सारे ऐसे प्रमुख लोग थे, रामचंद्र गुहा थे, नंदिनी सुंदर थी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सलवा जुदूम असंवैधानिक है, आप इस तरह से सिविलियंस को अधिकार नहीं दे सकते, हथियार नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब दोबारा यह मांग उठ रही है कि भाई ये ग्राम सुरक्षा समितियों को जम्मू कश्मीर में दोबारा बनाया जाए, खास तौर पर जम्मू क्षेत्र में। लेकिन अगर हम सलवा जुदूम के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को याद रखें तो शायद ये निश्चित तौर पर असंवैधानिक है और इससे सुरक्षा की समस्या और गंभीर हो सकती है। तो अखबार यह सुझाव देता है कि इसमें हमको शांतिपूर्ण तरीके से कठोर उपाय करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और अखबार यह भी कहता है कि भाई देखिए, आपके पास कोई निर्वाचित सरकार है ही नहीं, कि जनता के पास कोई जनप्रतिनिधि ही नहीं है, आपके पास कोई निर्वाचित सरकार ही नहीं है। आप एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह अपने शासन को चला रहे हैं, एक आपने उपराज्यपाल बना रखे हैं, वो प्रशासन चला रहे हैं। और ये एक लोकतांत्रिक देश में कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन 4-5 साल से अगर आपका शासन ऐसे चल रहा है तो वहां पर धीरे धीरे अशांति बढ़ती जाएगी। तो जरूरत यह है कि अगर वहां पर माहौल ठीक हो, सरकार को ऐसा लगता हो, जैसा कि सरकार दावा करती है कि अब कश्मीर में पूरी तरह से शांति है, अगर पूरी तरह से शांति है तो वहां पे शीघ्र अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए, वहां की सरकार बननी चाहिए, ताकि ये सारे मसले वहां की चुनी हुई सरकार हैंडल करे। यह बहुत जरूरी एक चीज है जिसके बारे में अखबार चर्चा करता है। ठीक है, तो यह हिंदू का एक ओपिनियन था राजौरी के आक्रमण पर, राजौरी में जो हमला हुआ है उसको लेके। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, हम पिछली, मेरे ख्याल से जो आज के 23वीं क्लास है, पिछली 22 क्लासों में कम से कम 5-6 बार चर्चा हो चुकी है रूस और यूक्रेन के युद्ध पर। तो आज इस युद्ध पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस युद्ध को चलते हुए कब से हो गया, कब से चल रहा है? पिछले साल 24 फरवरी से चल रहा है, तकरीबन साल भर होने को आ गया, और अभी तक एक बार भी युद्ध विराम नहीं हुआ था। यानी कि तकरीबन साल भर हो जाएगा, 10 महीने से ऊपर हो गए, यह युद्ध जो है नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। लेकिन अब पहली बार रूस ने 36 घंटे का युद्ध विराम घोषित किया है कि भाई 36 घंटे हम लोग नहीं लड़ेंगे। ऐसा रूस ने क्यों किया है? क्योंकि रूस में बड़े सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और यूक्रेन में भी हैं,
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस क्या होते हैं? ईसाइयों का एक समूह है जो बड़े पुरातन विचारों वाला होता है, और ये लोग जो हैं ये क्रिसमस मनाते हैं 7 जनवरी को। सामान्यतः क्रिसमस बनता है 25 दिसंबर को, पर ये एक ऐसा समूह है जो क्रिसमस मनाता है 7 जनवरी को। तो इन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का क्योंकि त्योहार है, ये बात बोल के रूस ने कहा है कि हम अपनी तरफ से 36 घंटे का युद्ध विराम घोषित कर रहे हैं, यानी कि रूस की सेनाएं गोलाबारी नहीं करेंगी, ये उन्होंने घोषित कर दिया है। अब अगर यूक्रेन भी यही करता है कि चलो भाई हम भी नहीं करेंगे, तो 24 फरवरी के बाद से यह पहला युद्ध विराम होगा। क्योंकि देखिए, युद्ध विराम सफल तभी होता है ना जब दोनों साइड करें। मतलब आपका मेरा झगड़ा हो रहा है, मैं कह दूं मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आप मुझे मारते रहो, तो यह कैसा युद्ध विराम है भाई? युद्ध विराम का मतलब ही होता है ना कि आप भी नहीं मारो, मैं भी नहीं मारूंगा। तो अब इसमें क्या है, रूस और यूक्रेन जो है, रूस ने तो घोषित कर दिया है, यूक्रेन ने अभी तक नहीं किया है। अगर यूक्रेन ने भी कहा कि चलो भाई हम भी नहीं करेंगे गोलाबारी इन 36 घंटे, तो यह 24 फरवरी के बाद से पहला ऐसा मौका होगा जब एकदम युद्ध विराम देखा जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि यूक्रेन ये कह रहा है कि ये सब त्योहार व्यवहार के लिए कुछ नहीं किया गया है। यूक्रेन कह रहा है रूस की दरअसल युद्ध में हालत खराब हो गई है, जो कि एक फैक्ट भी है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक यूक्रेन ने अपने यूक्रेन के एक शहर पे रूस की आर्मी ने कब्जा कर रखा था। यूक्रेन ने वहां पे हमला करके 89 रूस के सैनिकों को मार दिया। तो इस प्रकार की चीजें बार बार हो रही हैं। रूस की सेना जो है उसको बार बार पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए, सोच के देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी के अंत में, तो सबको लगा था कि यार रूस तो इतनी बड़ी शक्ति है, यूक्रेन छोटा सा देश है, क्या ही कर लेगा, जल्दी ही युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन साल भर होने को आया है, युद्ध अभी खत्म होने के आसपास भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास अब सारी पश्चिमी शक्तियों का सपोर्ट है। अमेरिका ने क्या दिया है? अपना पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। जर्मनी ने, फ्रांस ने अपने और जो जमीन पर लड़ने वाले हथियार हैं वो भी देने शुरू कर दिए हैं। तो इस कारण से यूक्रेन जो है युद्ध में अभी तक टिका हुआ है और शक्ति के साथ टिका हुआ है। तो यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि रूस ने ये कोई त्योहार वगैरह के लिए नहीं किया। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनकी आर्मी जो है उसके पास गोला बारूद खाना इत्यादि खत्म हो गया है। तो इन 36 घंटों का रूस दरअसल प्रयोग करेगा अपनी सेना को दोबारा से रिजुविनिएट करने के लिए, यानी कि जहां पे चीजें नहीं है वहां पे चीजें लेके आएगा, सैनिकों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके लिए रूस ने ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ये जो है युद्ध विराम घोषित किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रूस चाहता है कि भाई ये त्योहार अच्छे से मनाया जाए, ये सब बहानेबाजी है, ऐसा यूक्रेन ने कहा है। ठीक है, तो अब क्या है, यह माना जा रहा है कि पुतिन भी शायद कहीं ना कहीं इस समस्या से, ये जो एक युद्ध में वो घुस गए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे। अब यार पुतिन का आप समझिए, पुतिन ये सोच के घुसे थे कि जल्दी से जीत जाएंगे, लेकिन जल्दी से जीत नहीं पा रहे। अब अगर वो बाहर निकले इस युद्ध से बिना जीते, तो उनके लिए अपने घरेलू मोर्चे पर जनता को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी जो छवि है, उनका जो कद है, कम होगा। तो यह माना जा रहा है कि पुतिन भी शायद यहां से एक एग्जिट मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वो इस युद्ध विराम को आगे बढ़ा सकते हैं कि 36 घंटे करने के बाद वो ऐसा कुछ कह दें कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा युद्ध विराम, चलो 1 हफ्ते का और कर लेते हैं। ऐसा भी होने के आसार हैं। अभी हुआ है कि नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं। समाचार पत्र यह कहता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यह हुआ युद्ध विराम का समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया है जिस पर कि एक वैचारिक आर्टिकल है, विचार पर आधारित है, कोई खबर नहीं है। तो ये आर्टिकल जो है ये ऐसा कहता है कि आजकल हम लोग राजनीतिक दलों को किसी कंपनी जैसे ट्रीट करने लगे हैं। हम ये कहते हैं कि अरे ये जो इस दल का प्रमुख नेता है ये तो सीईओ जैसा है, और दल हार गया तो इसकी जिम्मेदारी, दल जीत गया तो इसकी जिम्मेदारी, ये सब होने लगा है ना आजकल। तो ये आर्टिकल जो है ये एक फर्क करने की कोशिश करता है कि राजनीतिक दल और कंपनियों में क्या फर्क होता है। ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि पॉलिटी को लेकर जो प्रश्न आते थे मेंस में, वो पहले ऐसे प्रश्न आते थे एकदम सीधे सीधे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसमें क्या समस्याएं हैं, वगैरह वगैरह। आप अगर अब देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में, तो पॉलिटी में खास तौर पे बड़े वैचारिक सवाल आने लगे हैं कि अब वो आपसे विचार पूछते हैं, और ऐसे विचार पूछते हैं जो सामान्यतः आपको लक्ष्मीकांत में आसानी से मिलते नहीं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर अब तो लक्ष्मीकांत पढ़ने का फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है, लक्ष्मीकांत अभी भी पॉलिटी की शायद सबसे अच्छी किताब है, शायद नहीं सबसे अच्छी किताब है, लेकिन आपको
उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपके पास होने चाहिए, ऐसे बहुत सारी थॉट प्रोसेस है जो आपके पास होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न एथिक्स में भी आ सकते हैं कि भाई राजनीतिक दल आप पर दबाव डाल रहा है, राजनीतिक दलों से कैसे निपटा जाए, राजनीतिक दल स्वार्थी है तो क्या किया जाए, वगैरह वगैरह। तो आपको, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए यूपीएससी का प्रोसेस जो होता है तैयारी का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा बहुत बच्चे मान के चलते हैं कि बस हमें बहुत सारी चीजें रटनी है। ये एक, अब मुझे इसकी हिंदी नहीं पता, लेकिन एक तरह से इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग होना चाहिए, यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी इस पूरे प्रक्रिया में विकास होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस तरह के जो आर्टिकल्स आते हैं उनकी समरी मैं आपको जरूर बताता हूं, ताकि आपके पास सोचने के लिए बिंदु रहें आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो अब देखिए, ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनियों में क्या होता है, कर्मचारी होते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉई होते हैं। एम्प्लॉई को क्या होता है, तनख्वाह मिलती है। एम्प्लॉई का काम सिंपल है कि सर मुझे यह काम दिया गया है। कई बार एम्प्लॉई को पता भी नहीं होता कि वो जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आप किसी कंपनी में कोडिंग करते हैं, आप बस कोडिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता यार इस कोड का इस्तेमाल क्या होने वाला है। आपको टारगेट दिया गया कि ये एक बग है ऐप में, इसको ठीक करना है, बस। ये ऐप का यूजर कैसा है, कौन है, आपको ये सब नहीं पता होते। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो आप जो है किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए रिलायंस में काम कर रहे हैं तो आप रिलायंस की कोई विचारधारा है आप उससे जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कंपनियों में। या होता है, मतलब लोग ऐसा होता नहीं है ना भाई, स्पष्ट है ना ये तो, कि अगर आप आज एक कंपनी एक्स में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी की विचारधारा में एकदम दिल से बिलीव करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप एक काम कर रहे हैं, कंपनी उसके आपको पैसे दे रही है, एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल, लेन देन पे आधारित आपका संबंध होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, वहां पे लोग कार्यकर्ता होते हैं। अब सोचिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या फिर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपको पैसे मिलते हैं क्या कार्यकर्ता होने के? कोई पैसे नहीं मिलते आपको। चलिए बीजेपी फिर भी अभी सत्ता में है तो उसके कार्यकर्ताओं को हो सकता है थोड़े बहुत फायदे मिल जाते हो, पुलिस उनकी बात मान लेती हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के या ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, अगर आप उसके कार्यकर्ता हैं, तब तो आपको कोई फायदा भी नहीं है, कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। तो आप क्यों जुड़े हुए हैं उस पार्टी से? तो आपका जो संबंध है वो एक विचारधारा पर आधारित है कि आपको लगता है कि भाई जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं, ये पार्टी जो है अच्छी पार्टी है, ये देश का भला करेगी, समाज का भला करेगी, ये आपका लक्ष्य होता है। तो कर्मचारी और कार्यकर्ता में ये फर्क होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी कैसा दिखना चाहती है, कंपनी दिखना चाहती है एक स्पोर्ट्स टीम जैसा, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। और राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कैसा दिखना चाहती है, समाज के एक माइक्रोकॉज्म जैसा, यानी कि समाज के एक छोटे से हिस्से जैसा। कंपनी स्पोर्ट्स टीम जैसा दिखना चाहती है। इसका क्या मतलब है, कंपनी चाहती है कि भैया हमारे यहां सबसे टैलेंटेड लोग हों, बस। वो लोग जो हैं वो गरीब हैं, अमीर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, औरत है, आदमी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्यतः ऐसा होता है ना, आप कंपनी में हायरिंग लेते हो तो आप ये देखते हो क्या कि भाई अब मेरे पास तमिलनाडु के 5 लोग हो गए, अब मुझे उत्तर प्रदेश के भी लोग लेने चाहिए। आप ऐसा तो नहीं देखते, जो आपको टैलेंटेड लगता है आप उसको काम पे रख लेते हो। वहीं राजनीतिक पार्टी में आप यह प्रयास करते हो कि समाज के सभी वर्ग शामिल हों। समझ में आया कि नहीं आया? आप जैसे मतलब आपकी पार्टी में आप एक अल्पसंख्यक की प्रकोष्ठ बनाते हो, महिला का प्रकोष्ठ बनाते हो, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रकोष्ठ बनाते हो, बनाते कि नहीं? व्यापारी मंडल बनाते हो अपनी पार्टी का, प्रोफेशनल जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए एक अलग मंडल बनाते हो। एक पार्टी के अंदर ये सारे प्रकोष्ठ, ये सारे विभाग होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि आप चाहते हो कि समाज के सभी वर्ग आपकी पार्टी में सम्मिलित हों। ठीक है, तो आप समाज के एक छोटे हिस्से जैसा आप दिखना चाहते हो। ठीक है, और पार्टियों में क्या होता है, एक पद के लिए अनेक दावेदार होते हैं। आप कार्यकर्ता हो, आप चाहते हो कि मैं अपने शहर का अध्यक्ष बन जाऊं, और आपके जैसे 10 और कार्यकर्ता होंगे जो अपने शहर का पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अनेकों दावेदार होते हैं, कभी किसी का नंबर आता है, कभी किसी का नहीं आता। लेकिन जिसका नंबर नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उसको निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आदमी फिर छोड़ देता है। वो विचारधारा से जुड़ा है, मतलब वो जुड़ा रहता है कि भाई ठीक है मैं नहीं बना, कोई बात नहीं, थोड़ा दुखी रहता है, थोड़ा नाराज रहता है, लेकिन रहता है। ठीक है, कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है, सारे निर्णय ऊपर से लागू होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके बॉस ने बोला है यार ये काम करके देना है,
अब ये इसके पीछे सोच क्या है, इसकी राजनीति क्या है, आपको इस सबसे कोई ज्यादा मतलब होता है क्या? अनलेस आप एकदम कतई सीईओ हो या आप एकदम कतई डिपार्टमेंट के हेड हो, अगर आप बहुत सीनियर आदमी नहीं हो तो आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। आपको कहा गया है कि यार ये काम करके देना है तो आप करके देते हो, ठीक है। राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता, आप वैचारिक रूप से संतुष्ट होते हो कि मेरी पार्टी जो कर रही है वो सही है, ठीक है। पार्टी में आप सभी को साथ लेके चलते हो, कंपनी में आपको सबको साथ लेके चलने की जरूरत है क्या? पार्टी में अगर कोई नाराज है तो आप उसको मनाते हो, कंपनी में कोई नाराज है आप उसको फायर कर देते हो, यार कल से मत आना, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कंपनी में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई आदमी निष्क्रिय है, कोई कंपनी में कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा, तो आप उसको निकाल देते हो कि नहीं निकालते? पार्टी में आप उसको कोशिश करते हो कि इसको हम सक्रिय कैसे करें, इसको निकालते नहीं है। क्योंकि देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता को आप निकाल भी कैसे सकते हो यार, उसको आप पैसे ही नहीं दे रहे तो निकाल कैसे दोगे? वो तो कार्यकर्ता है, विचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख फर्क हैं। अब आगे इसमें फर्क क्या आ रहे हैं इसकी भी चर्चा लेखक यहां पर करता है कि धीरे धीरे होने क्या लगा है कि पार्टियां भी अब कंपनियों जैसी बनने लगी हैं। पार्टियां अब कंपनी जैसी बनने लगी हैं। कैसे? कि पहले जो राजनीतिक पार्टियां होती थी, आज से 10-15 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-15-20 साल पहले की बात करूंगा, कि एक राजनीतिक पार्टी में ऐसा होता था कि अनेकों विचारधाराओं के लोग रहते थे। मतलब पार्टी में लोगों में आपस में मतभेद होते थे, तब भी वो एक ही पार्टी में रहते थे। ये तो हमको पता है ना। एक पद के लिए दो दावेदार होते थे, लेकिन तब भी वो लोग एक पार्टी में साथ में रह के काम करते थे। बहुत ही फेमस ये कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की। हम सबको पता है दोनों एक ही पद के दावेदार थे कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लालकृष्ण आडवाणी ने अपना पूरा कार्यकाल उनका डेप्यूटी बनकर गुजारा कि नहीं गुजारा, उप प्रधानमंत्री बनकर गुजारा। पार्टी छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी। बगावत कर दी क्या? विद्रोह कर दिया क्या? अपनी नई पार्टी बना ली क्या? नहीं बनाई। तो इस पर एक बड़ी अच्छी किताब भी है, जुगलबंदी नाम की एक किताब है, जिसमें वाजपेयी और आडवाणी की पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। अगर आपको इस तरह की किताबों में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है वो। तो अब बात यही है कि देखिए विरोधों के बावजूद आपस में वो लोग साथ में रहते थे। कांग्रेस पार्टी की बात करूं अगर, तो एक बार सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, ज्यादा 1998-98 की बात है। उस समय अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार खड़े हुए और चुनाव हुआ, एक व्यक्ति जीता, 2 व्यक्ति हारे। हारने वाले ने पार्टी नहीं छोड़ी या जीतने वाले ने हारने वाले को पार्टी से निष्कासित नहीं किया, ये एकदम स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा है, आप आज की पार्टी में ऐसा सोच सकते हैं, आप वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियां हैं आप उनमें ऐसा सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे दे या राहुल गांधी को कोई चुनौती दे दे? ऐसा हो सकता है क्या? या फिर स्थानीय जो लोकल दल भी हैं उन पे भी आप सोचिए, मायावती को कोई चुनौती दे दे, अखिलेश यादव को कोई चुनौती दे दे, वाईएसआर को कोई चुनौती दे दे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, पार्टी टूट जाती है चुनौती देने में। शिवसेना में चुनौती आई तो पार्टी टूट गई, 2 पार्टियां बन गई। तो अब क्या है, कंपनियों जैसा एक माहौल यहां पे होने लगा है। और धीरे धीरे क्या, जैसे एग्जांपल इसने दिया है लेखक ने कि प्रवक्ता जो होता है, जो मीडिया से बात करता है, पहले कौन होता था? नेता ही होता था। कि भाई नेता है वो सामान्यतः पार्टी की बैठकों में शामिल होता है, डिसीजन मेकिंग करता है, वही प्रवक्ता भी है, वही जाके मीडिया से भी बात करता है। अब ऐसा नहीं होता, अब प्रवक्ता के लिए अलग हायरिंग होती है। जो लोग अच्छी बातें कर सकते हैं उनको प्रवक्ता रखा जाता है, भले ही वो पार्टी में बिल्कुल भी काम ना करते हो, जैसे संबित पात्रा हैं, ठीक है, या फिर और नेता हैं अन्य पार्टियों के भी। आप प्रवक्ता देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई अब जैसे संबित पात्रा का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो जाना माना नाम है आजकल प्रवक्ता के तौर पे। लेकिन संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की किसी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल नहीं है। वो ना तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो एक बार लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी हार गए। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको, मतलब पार्टी जो है, पार्टी को पता है कि इस आदमी में टैलेंट क्या है, बोलने का टैलेंट है, तो इसको बस बोलने वाले काम में प्रयोग करेंगे, बाकी राजनीतिक गतिविधियों से उनको दूर रखा जाता है। तो आपने क्या किया, ऐसा कॉर्पोरेट कंपनियों में होता है कि नहीं होता है कि भाई आपके पास ये टैलेंट है, आप बस ये करो, कोई और काम मत करो। ये क्लैरिटी आ रही है आपको, समझ में आ रही है बात? और अब क्या है, राजनीतिक सलाहकार या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो है उनके जरिए काम कराए जाते हैं। प्रशांत किशोर जैसे हैं कि भाई प्रशांत किशोर इतने शक्तिशाली हैं कि कई राज्यों में तो नेता उनसे नाराज रहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर ही अब बताते हैं चुनाव कैसा जीता जाएगा। राजनीतिक सलाहकारों का जमाना आ गया है, जैसे कंपनी किसी एक कंसल्टिंग कंपनी को हायर करती है, तो अब क्या है, कार्यकर्ता और नेता जो है, अब अगर पार्टियां ऐसी बन गई हैं तो कार्यकर्ता भी जो हैं और नेता भी जो हैं वो भी अब कर्मचारी की तरह बिहेव करने लगे हैं। भाई अब अगर पार्टी कंपनी जैसा बिहेव करेगी
तो नेता भी तो कर्मचारी जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? और कर्मचारी क्या करता है? जॉब बदलता रहता है कि नहीं? आज आप कंपनी ए में जॉब करते हो, कंपनी बी से आपको बढ़िया ऑफर आता है, आप कहते हो छोड़ यार, आप कंपनी बी में चले जाते हो। अब पॉलिटिक्स में ऐसा होना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है? बड़ी अमेजिंग चीजें हैं। तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक नेता है, वो लिटरली कल तक वो पार्टी ए के पक्ष में आके मीडिया में डिबेट कर रहे थे, और आज से उसकी धुर विरोधी पार्टी के पक्ष में मीडिया से डिबेट करने लगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली। तो एक कितनी अजीब सी बात है कि आप अब विचारधारा का जुड़ाव आपका नहीं है, यहां पर आप वही ट्रांजैक्शनल है कि कौन सी पार्टी मेरे को बेहतर अवसर दे रही है, वही बन गया। और अगर ऐसा होता है तो विश्वसनीयता का संकट पैदा हो जाता है कि जनता यह मानने लगती है कि यार ये नेता लोग जो हैं ये तो ट्रस्टवर्दी ही नहीं है, इन पर तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते। कल को ये बीजेपी का साथ दे रहा था, आज ये कांग्रेस का दे रहा है, कल को ये समाजवादी पार्टी का देना शुरू कर देगा। कौन सी बात माने? ये तो कल झूठ बोल रहा था, आज झूठ बोल रहा है। कल कह रहा था कि राहुल गांधी महान है, आज कह रहा है मोदी महान है। तो भाई कोई एक ही बात सच होगी ना यार दोनों में से, तो कौन कभी ना कभी तो उसने पक्का झूठ बोला है। तो विश्वसनीयता जो है राजनीतिक दलों की कम होती जाती है। तो ये एक विचार है, जैसे मैंने आपको बताया, ये खबर नहीं है, ये एक विचार है। इसको आप समझें। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक दलों पर विश्वसनीयता का संकट मंडरा रहा है, कैसे, या इसकी चर्चा करें। आप में से कई लोग कहते हैं मेंस में कैसा प्रश्न आ सकता है? राजनीतिक दलों पर विश्वसनीयता का संकट जो है यह आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, और अगर ये पॉलिटी के तहत आएगा तो आप लक्ष्मीकांत में इसका आंसर ढूंढते रहोगे कि यार कहां, ये कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन इसका आंसर कहां था? द हिंदू में था। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं आजकल मेंस में, तो इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए मैं ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर एक आर्टिकल आया है जिसमें लेखक ये कहते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि इंटरनेशनल लॉ, ये क्या होते हैं? दरअसल संकट के कानून होते हैं। कि ये कानून जो, इनफैक्ट देखा जाए तो दुनिया का कोई भी कानून कब आता है, अपने फोर्स में कानून कब आता है? जब कोई अपराध होता है। अगर कोई अपराध ही नहीं हुआ तो कानून की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो फोर्स में तब आता है, वो तब एक्टिव होता है जब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐसी गतिविधि होती है जो कि गलत तरह की गतिविधि होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि ये तो गड़बड़ हो रही है। तो एक तरह का संकट का कानून है। तो आगे लेखक ये कहते हैं कि भाई यूएन चार्टर बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये विश्व युद्ध को रोकने में तो सफल रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे यहां कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन देशों में आपस में युद्ध होते रहे, उसको हम जो है सफलतापूर्वक रोक नहीं पाए, न तो यूएन चार्टर से और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से। हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए युद्ध के खिलाफ, एक दूसरे की संप्रभुता पर हमला करने के खिलाफ, लेकिन वो काम के रहे नहीं। लेखक आगे ये बोलते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि दुनिया बन गई यूनिपोलर, कि दुनिया में क्या था, एक शक्ति का दबदबा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो शक्तियां थी, ठीक है, और उनमें भी कोई ऐसे बहुत युद्ध नहीं हुए। और उसके बाद जब ये जो है माफ कीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर विश्व बना 1989 के बाद, जब सोवियत यूनियन बिखर गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुनिया कैसी हो गई? यूनिपोलर हो गई, बस एक अमेरिका महाशक्ति बचा। और ये मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था, जब महाशक्तियां बहुत कम होती हैं तो सामान्यतः शांति रहती है, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई है ही नहीं ना। पूरी दुनिया ने मान लिया कि हाँ भाई आप ही सबसे ग्रेट हो, बात खत्म हो गई, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही क्यों? क्या युद्ध कम हो जाते हैं, शांति बढ़ जाती है। लेकिन उसके बीच में लेखक कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई युद्ध नहीं हुआ। पश्चिमी शक्तियों ने भी कोसोवो पे हमला किया, इराक पे हमला किया, लेकिन क्योंकि ये हमले पश्चिमी शक्तियों ने किए थे, इसीलिए उनकी उतनी आलोचना नहीं हुई जितनी आजकल रूस की हो रही है यूक्रेन पे हमला करने के लिए। देखिए ये बात सच है, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारा जो एक विचार करने का तरीका है, हमारा जो एक वैचारिक तंत्र है, ये पश्चिम से बहुत ज्यादा प्रभावित है। पश्चिम की तरफ ये बायस्ड है। ये बायस क्यों है कि अगर इराक पर अमेरिका हमला करता है, और मतलब एकदम गलत तरह से हमला करता है, कहता है कि हाँ उनके पास बहुत जबरदस्त हथियार हैं, फिर उसके बाद कहता है सॉरी हथियार नहीं मिले, हमारी गलती थी। यार इस गलती में आपने लाखों लोग मार दिए। कभी ऐसा हुआ कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने कहा कि यह युद्ध अपराधी है, इसने एक गलत तरह का युद्ध किया और जिस युद्ध के कारण लाखों लोग मारे गए? क्या हमने ऐसा किया? नहीं किया। तो अब क्या है कि जबकि पुतिन को हम कहते हैं कि देखो ये तो युद्ध अपराधी है, इसने युद्ध किया, इतने लोग मर गए,
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने जो गलत तरह के युद्ध किए जिनसे लाखों लोग मरे, उसके लिए हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते। तो आलोचना जो है वो हमेशा पश्चिमी देशों की कम होती आई है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि उन्होंने भी गलत काम किए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के अनर्गल प्रकार के युद्ध किए हैं, ठीक है। लेकिन अब लेखक ये कहता है कि वर्तमान समय में क्या हो गया है, रूस और चीन का उदय हो गया है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब शक्तियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो आपस में तनाव बढ़ता जाता है और इस प्रकार के झगड़े वगैरह होने लगते हैं। तो जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो कुछ ऐसी बातें थी जिनको हर कोई मानता था कि हाँ यार ये तो सच है, इस बात को तो हम मानेंगे ही, जैसे सबकी संप्रभुता, विश्व युद्ध 2 के बाद इस पर तो हम सभी सहमत थे ना कि यार हर देश का अपने अपने देश में संप्रभुता है, अपने अपनी सीमा पर उसका अधिकार है, अपनी अपनी संप्रभुता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। रूस ने कह दिया कि भाई हम नहीं मानते कि हर देश संप्रभु होता है। रूस की बहुत क्लियर सोच है कि कुछ देश जो है उनके पास पूर्ण संप्रभुता होती है और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास पूर्ण संप्रभुता नहीं होती। रूस कहता है कि यूक्रेन की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, वो हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। यूक्रेन की अपनी कोई टेरिटरी नहीं है, हम जहां चाहें उस पर हमला करेंगे, ये हमारी इच्छा है। ये ऐसा तो राजनीतिक तौर पे, सामरिक तौर पे रूस का उदय हुआ है। आर्थिक तौर पे चीन का उदय हुआ है। हमको पता है कि दुनिया भर में जो विनिर्माण क्षेत्र है उस पर चीन ने किस तरह से कब्जा कर रखा है, और चीन के इस दबदबे के कारण अमेरिका भी अब उस प्रकार की नीतियां अपनाने लगा है जिनके खिलाफ वो दुनिया भर को भड़काता था। तो आप अगर मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास करते हैं तो आपको मैंने बताया होगा वॉशिंगटन सहमति के बारे में। देखिए, अगर नहीं करते तो करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी समझ ऐसी है जो इकोनॉमिक्स से विकसित होती है। इसीलिए अर्थशास्त्र जो है समझ में आना बहुत जरूरी है आप सभी को। अगर आप नहीं करते हो उस क्लास को तो प्लीज करना शुरू करो। तो अब क्या है, वॉशिंगटन सहमति के तहत क्या हुआ कि भाई दुनिया भर को हमने सिखाया नव जो होता है आर्थिक स्वतंत्रता, कि आप हर फ्री ट्रेड करो, दूसरे देश का बना माल भी अपने देश में बेचो, उस पर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा टैक्स मत लगाओ, अपने देश के उत्पादन को प्रोत्साहित मत करो, हर देश के उत्पादन को अपना ही मानो। ऐसा ये होता है नव उदारवाद। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका खुद नव उदारवाद से पीछे हट रहा है। अभी आपको मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया, WTO ने कहा कि ये गैर कानूनी है, गलत है। अमेरिका ने WTO के निर्णय को मानने से ही इनकार कर दिया। सोचिए, अमेरिका ने जो WTO का सबसे बड़ा पक्षधर रहा है, उसने बोल दिया हम नहीं मानते WTO का निर्णय, और साथ के साथ अपने देश में उत्पादन के लिए वो सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी से क्या होता है, आपके देश के उत्पाद सस्ते बनने लगते हैं, और अगर आपके देश के उत्पाद सस्ते बनेंगे तो विदेशों के उत्पाद उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब्सिडी जो होती है वो WTO के जो नियम है कि आप हर देश के उत्पाद को एक जैसा मानोगे, उसके विरुद्ध होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में WTO आपको पढ़ाऊंगा, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, कई लेक्चर लगेंगे उसको पढ़ने में। इसीलिए इकोनॉमिक्स में आप चिंता मत कीजिए, सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने आज एक संकट आ गया है कि दुनिया में इतनी महाशक्तियां हो गई हैं, और अब एक इस प्रकार की दुनिया बन गई है जहां पर महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हैं, उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर एक बार दोबारा संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसा यहां पर लेखक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में चुनावों की घोषणा करी है। म्यांमार एक हमारा पड़ोसी देश है, तो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे म्यांमार की सीमा लगती है। हमको पता है ये जो महिला है ये म्यांमार की सबसे बड़ी नेता हैं, आंग सान स्यू की इनका नाम है। नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो म्यांमार में क्या हुआ कि 2021 फरवरी में, दिसंबर 2020 में वहां पे चुनाव हुए, और वहां पर चुनाव में आंग सान स्यू की जो पार्टी है, क्या नाम था उस पार्टी का, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD, ये आंग सान स्यू की पार्टी है। इस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, बड़ा बहुमत मिला इस पार्टी को, और वहां की जो सैन्य सरकार है उसको यह स्वीकार नहीं था कि भाई आंग सान सू की सरकार बनाएं, क्योंकि उसके पहले आंग सान सू की के साथ मिलकर वहां की सेना ने सरकार चलाई थी, लेकिन संबंध उनके बहुत अच्छे रहे नहीं थे, रोहिंग्याओं पर अत्याचार हुए थे वगैरह, जिसके कारण आंग सान सू की भी काफी आलोचना हुई थी। तो अब क्या हुआ, वो ये चुनाव जीत गई, और इनके चुनाव जीतने के बस कुछ समय बाद ही वहां की सेना ने आपातकाल लागू कर दिया और आंग सान स्यू की को एक बार दोबारा से नजरबंद कर दिया। तो आंग सान स्यू की जो है एक वैश्विक आइकॉन मानी जाती हैं, एक बहुत बड़ी फिगर मानी जाती हैं दुनिया में, क्योंकि अपने 77 साल की हैं ये, अब 33 साल इन्होंने कैद में गुजारे हैं।
उन 77 सालों के जीवन में से 33 वर्ष 33 ईयर्स, एक बार सोच के देखिए, आप में से ज्यादातर लोग 33 साल के नहीं होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो अगर 33 साल का समय आपको कैद रखा जाए तो आपका जीवन किस प्रकार का हो सकता है, वो काम इस महिला ने किया है। यहां तक कि इनके पति जो थे वो ब्रिटिश थे और ब्रिटेन में कहीं म्यांमार के बाहर वो मरने वाले थे, वो उनकी तबीयत बहुत खराब थी और ऐसा था कि आंग सान स्यू की को मौका दिया गया कि आप जाके उनसे मिल आइए। पर आंग सान स्यू की को पता था कि अगर मैं इस देश से बाहर चली गई तो सरकार मुझे वापस नहीं आने देगी, तो वो अपने मरते हुए पति से भी मिलने नहीं गई थी। तो दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए बहुत बड़ी आइकॉन आंग सान स्यू की मानी जाती हैं, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है इनको। तो आंग सान स्यू की भी अभी कैद हैं और न सिर्फ ये कैद हैं बल्कि 15,000 राजनीतिक कैदी अभी हैं। ठीक है, तो अब क्या है, फरवरी 2021 से तो आपातकाल लगा हुआ है और वहां का जो संविधान है उसके हिसाब से आपातकाल बस 1 साल रह सकता है और उसके बाद 6-6 महीने के लिए दोबारा एक्सटेंड कर सकते हो आप इसको 2 बार, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपातकाल 2 साल तक रह सकता है। तो वहां की सेना की सरकार को वहां पे क्या बुलाते थे, जनता सरकार। ठीक है, तो ये जो जनता सरकार है, इस जनता सरकार ने चुनाव की घोषणा भी इसलिए की है क्योंकि संवैधानिक तौर पे अब उसके लिए बाध्य है कि वो चुनाव कराए। फरवरी 2023 के आगे वो आपातकाल को नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, ये स्पष्ट है। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि यार अगर आपने आंग सान स्यू की को बंद कर रखा है, आपने 15,000 जो राजनेता हैं उनको कैद कर रखा है, तो फिर इस चुनाव का मतलब क्या है, मतलब ये इसका क्या मतलब है? ये तो आपातकाल जैसा हो गया, आपातकाल ही है। जब तक आप इनको आजाद नहीं करोगे तब तक ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पे मजाक है। तो लेखक यहां पर यह कहते हैं कि G20 का भारत अध्यक्ष है और म्यांमार का पड़ोसी देश है, तो भारत के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि भारत जो है म्यांमार को स्पष्ट शब्दों में बताए कि इस तरह का चुनाव आप मत कराइए, आप पहले अपने राजनीतिक कैदियों को छोड़िए, उसके बाद आप चुनाव कराइए, तभी इसका कोई मतलब है, वरना इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये तो एक नाटक है चुनाव के नाम पर। तो यह आर्टिकल जो है यह हमको बताता है। ठीक है, यह आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। मैं अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पहले पढ़ाता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो क्लास 10-15 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं, तो अब मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं कहीं बाद के हाफ में पढ़ाऊंगा, पहले हाफ में नहीं। आज थोड़ा ज्यादा समय लग गया हमको, 20 मिनट बचे हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। तो बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों का सपना होगा कि यार मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ूं या मैं कैम्ब्रिज में पढ़ूं या फिर मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, और क्या है कि आप में से बहुत लोग उस सपने को पूरा करने के लिए बाहर भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर नहीं जा पाते। तो भारत में करीब कितने 4.5 लाख छात्र जो हैं वो हर साल विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। इनके बाहर जाने के कारण एक काफी बड़ी मुद्रा है जो भारत के बाहर जाती है। तो सवाल यह है कि अगर हम ये विदेशी संस्थान जो हैं इनको भारत में आकर काम करने दें, तो अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहें कि भाई आप दिल्ली में, मुंबई में, मतलब भारत में कहीं भी आप अपना कैंपस खोल लो, आप एक सैटेलाइट कैंपस खोल लो, एक अपना सुदूर कैंपस खोल लो। जैसे आपने देखा होगा ना, एसपी जैन कॉलेज है एमबीए करने का, एसपी जैन कॉलेज जो है उसने दुबई में भी अपना एक सेंटर खोल रखा है, दुबई में भी एसपी जैन कॉलेज है। ये ठीक है, वो भी अच्छा चलता है, वो भी एसपी जैन काफी प्रतिष्ठित कॉलेज है भारत में, उसका मुंबई में है और उसका जो है एक सेंटर दुबई में भी है। तो हम जो है विदेशी विश्वविद्यालयों से ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि आप भी आके अपना कैंपस भारत में खोलिए। इस बात पर चर्चा बहुत समय से चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर सहमति बन नहीं पा रही थी। तो आखिरकार जब नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया था कि यार हमको यह करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो हमारी शिक्षा जो है वो ग्लोबल बनेगी, एक तरह से वैश्विक बनेगी, हमारे छात्रों को वैश्विक एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप एक विदेशी विश्वविद्यालय के भारत कैंपस में पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको उस देश जाने के मौके मिल सकते हैं, वहां के छात्र यहां आ सकते हैं, तो इस तरह से आपको बढ़िया विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। आपका उतना खर्चा नहीं होगा क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो यह काम हमको करना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति में क्या हुआ था, एक क्यूएस रैंकिंग आती है, क्यूएस करके एक संस्था है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालता है। उसने कहा था कि दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम परमिशन दे देंगे कि वो आके हमारे यहां खोलें।
लेकिन यार टॉप 100 जो है वो बहुत छोटा सा ब्रैकेट था। टॉप 100 तो वो इतनी बड़ी, मतलब इतना ज्यादा एक एलीट यूनिवर्सिटी उसमें आती हैं कि जहां तक मुझे याद है पिछली क्यूएस रैंकिंग में शायद भारत से कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं थी। तो इतने एलीट विश्वविद्यालय को आप लाना चाह रहे हो, लेकिन टॉप 100 तक ही क्यों रख रहे हो? तो यूजीसी ने कहा कि भाई ये टॉप 100 नहीं, हम टॉप 500 कर देते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी भारत में आके खुल सकते हैं। या तो वो क्यूएस रैंकिंग के टॉप 500 में हो, अगर आप क्यूएस रैंकिंग में टॉप 500 में हैं तब तो आप भारत में आके अपना कैंपस खोल सकते हो, आपको एक स्वतः स्वीकृति है। अगर आप इस रैंकिंग में नहीं भी हो लेकिन अपने देश में आप एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो तो भी आप भारत में अपना कैंपस खोल सकते हो। ठीक है, अब ये प्रतिष्ठित आप हो कि नहीं ये तय कैसे किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसको लेके कुछ मानदंड जो हैं, कुछ पैरामीटर आएंगे निकल के, लेकिन अपने आप में ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आपने कोई अभी मानदंड स्पष्ट नहीं किया। आपने कह दिया अगर आप अपने देश में रेप्यूटेड हो। देखिए उसका लॉजिक भी समझ में आता है क्योंकि क्यूएस रैंकिंग कई बार ये चीजें भी देखती है कि आपके यहां कितने तरह के कोर्सेज हैं। तो अगर हो सकता है कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो बस एक ही कोर्स पढ़ाता हो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाता हो, तो क्यूएस रैंकिंग में वो बहुत अच्छी रैंक नहीं लाएगा, लेकिन वो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ की भी आशंका है। जैसे आपको याद होगा कि एक IIPM करके कॉलेज होता था, वो जो एक चोटी वाले अरिंदम चौधरी साहब चलाते थे उसको, है ना, बड़े ऐड आते थे उनके अखबारों में। तो उन्होंने भी ये कर रखा था कि बेल्जियम की किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले रखा था। ठीक है, हम तो बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी से अधिकृत हैं। जब वहां पे जांच पड़ताल की गई तो एक मैगजीन चलाती थी लेडी, जैम मैग करके, एक रश्मि बंसल नाम था, रश्मि बंसल की एक जैम मैग पत्रिका होती थी। उन्होंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की और ये पाया कि यार ये जो यूनिवर्सिटी जिसकी वो बात करते हैं ये तो 2 कमरों की है बस। तो वो बेसिकली एक फ्रॉड सी यूनिवर्सिटी थी, उससे उन्होंने एफिलिएशन ले रखा था। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्रॉड यूनिवर्सिटी भी भारत में अपने कैंपस खोल ले। तो वैसे निश्चित है कि इसके लिए कुछ मानदंड जरूर बनेंगे। तो अब आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को भारत में बुला रहे हो तो आप उन्हें शिक्षा कि अपना करिकुलम आपको क्या पढ़ाना है आप तय करो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ये सारी स्वायत्तता चाहती है कि यार आप हमको आजादी दो तो ही हम आएंगे। अगर आप ही बताओगे क्या पढ़ाएं, आप ही बताओ कैसे हायरिंग करें, आप ही बताओ सैलरी कितनी दें, तो हम नहीं आएंगे। तो फिर क्या है कि आपके यहां क्या पढ़ाया जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, आप बच्चों का एडमिशन किस आधार पर लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप बच्चों से पैसे कितने लोगे, ये चीजें आपको तय करने का अधिकार है। यानी कि आप जो है, लेकिन ये तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करोड़ों रुपए की फीस कर दो, ऐसा नहीं है। तर्क संगत तौर पे आप फीस तय कर सकते हो, लेकिन आपको साथ के साथ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आपको हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। तो आप तर्क संगत तौर पर फीस का अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप फैकल्टी को आपको कितनी सैलरी देनी है आप तय कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि भारत के विश्वविद्यालयों में खास तौर पर जो यंग स्कॉलर्स होते हैं, जो युवा, जो एक अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनको कम पैसे मिलते हैं। तो इस कारण से वो पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको लगता है इससे ज्यादा पैसे तो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करके कमा लूंगा। तो अब हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटीज अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को काफी अच्छी सैलरी दें, काफी अच्छे पैसे दें, जिससे लोगों का पढ़ाने की तरफ रुझान बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जो इसमें बदलाव किया गया है वो ये है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र से लाभ कमाने की अनुमति नहीं थी, अब तक नहीं थी। कि यानी कि अगर आप भारत में शिक्षा के क्षेत्र से लाभ कमाते हो तो आपको उसी में दोबारा निवेश करना होगा, ये एक नियम था। तो यूपीए के समय में जब ये कानून आ रहा था तो ये था कि भाई आप ये फॉरेन यूनिवर्सिटी भारत आएंगी तो जो पैसा इनका बचेगा उस पैसे का इन्हें फंड बना के उसे भारत में ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ये करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। फॉरेन यूनिवर्सिटी ये चाहती थी कि मान लीजिए हार्वर्ड है, हार्वर्ड ये चाहता था कि अगर हम भारत में कैंपस खोलें और मान लीजिए उस कैंपस से हमें कुछ पैसे की बचत हो तो उस बचत को हम हार्वर्ड जो अमेरिका में है, हमारी जो पेरेंट कंपनी है, हमारा जो मूल यूनिवर्सिटी है, उसको ट्रांसफर कर पाएं। ये अधिकार इनको चाहिए था। ये यूपीए सरकार ने देने से मना कर दिया था, लेकिन अब जो है, अब ये अनुमति इनको दे दी गई है कि आप अपने मूल विश्वविद्यालय को ये फंड ट्रांसफर कर सकते हो। जो आपके लिए, जो आपको मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने पेरेंट यूनिवर्सिटी को, आप उनको ये पैसा दे सकते हो। ये एक चीज अब इसमें दी गई है। अब इसमें देखिए चुनौतियां क्या हैं कि अक्सर क्या होता है, ऐसा पाया गया है कि यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी होती है
लेकिन जो वो ऐसे डिस्टेंट कैंपस खोलते हैं उनको वो सौतेला जैसा ट्रीट करते हैं, यानी कि उनमें गुणवत्ता की बहुत कमी होती है, अच्छी क्वालिटी के टीचर नहीं होते, अच्छी क्वालिटी की टीचिंग नहीं होती। तो अब ये एक आरोप लगता आया है हमेशा, और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हमेशा ये कहती आई हैं कि भाई हमने जिस देश में कैंपस खोला वहां पर आप हमें ढंग से काम ही नहीं करने दे रहे, आपने हम पे दुनिया भर की रोक टोक लगा रखी है, तो हम गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं। तो ये एक संतुलन है, ये सरकार को स्थापित करना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सिटीज को हम इतनी आजादी दें कि वो अपना काम ठीक से कर पाएं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पे हम चेक रखें। अगर हम बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटी को भारत में खोलना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो अच्छे तरह से भारत में पढ़ाएं। हम ये नहीं चाहते कि वो बस भारत में आ जाएं और कैसे भी बस वो अपना नाम दे दें और बाकी कैसे भी पढ़ा दें, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़े, ठीक है। पारदर्शी और तर्कसंगत फीस जो है, बड़ी स्वतंत्रता है, छात्रवृत्ति देनी पड़ेगी, आपको मैं बता चुका। स्टाफ का योग्यता वेतन तय करने की आजादी है, यह भी आपको मैं बता चुका। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज यह है कि आपको जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, जमीन चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि जिस देश में आप जा रहे हो वो देश आपको यह सुविधा देता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं कहा है। भारत ने कहा है कि भैया अगर आप हमारे यहां कैंपस खोलोगे तो बिल्डिंग जमीन वमीन आपको लेनी पड़ेगी, हम उसमें आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये एक चुनौती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत के जरिए इसको भी हल किया जाएगा धीरे धीरे। ये एक चीज है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक सरकार ने यह कहा है कि आप जो भी पढ़ाओगे वो भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अब साइंस वाले विषयों में इसमें कोई समस्या नहीं होगी कि भाई साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, ये तो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगी, इसमें आप क्या कर लोगे। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, इस तरह के विषयों पे अगर आप ये रोक टोक लगाते हो कि हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा, तो एक तरह की स्वतंत्रता जो है वो कम हो जाती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, सोशियोलॉजी मेरा अपना विषय है, मैं उसको पढ़ाता हूं। स्टडी आईक्यू के भी बैचेस में मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा आने वाले समय में। तो जब मैं समाजशास्त्र पढ़ाता हूं तो भारत में जातिवाद की समस्या पे मैं खुल के बात करता हूं। मैं मतलब खुल के बात करता हूं। तो आप ये कह सकते हो कि यार ये व्यक्ति तो अपनी क्लास के जरिए एक ऐसी छवि बना रहा है कि भारत में बड़ी जाति की समस्या है, और मैं बताता हूं, मैं बात करता हूं इस बारे में, क्योंकि ये मेरा विषय है। और किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए समाज की जो बुराइयां हैं उन पर बात करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बात तो करनी पड़ेगी ना। सोशियोलॉजी को आप समाज की बुराइयों के बारे में बात किए बिना कैसे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना यार। अगर सब कुछ अच्छा ही बताना है कि नहीं हमारे समाज में सब बढ़िया है, तो फिर यार सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत क्या बची। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में आपको कहीं ना कहीं यह पढ़ना पड़ेगा कि कश्मीर में भारत जिस तरह से है, या फिर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह हम कहते हैं, हमारा एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसके विरोध में जो लोग हैं उनके विचार क्या हैं, इसको भी जानना जरूरी है कि नहीं है। हम भले ही उनसे सहमत ना हो, उनसे सहमत होने के लिए टीचर आपको नहीं बोलेगा, लेकिन वो विचार तो आपको पढ़ाएगा ना। अभी हाल ही में विवाद हुआ था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को लेके, जिन्होंने कुछ रामायण के कुछ रामचरितमानस के कुछ दोहे पढ़ दिए थे, उसको लेके विवाद हो गया था। तो यार लेकिन वो तो साहित्य पढ़ा रहा है ना, वो टीचर साहित्य पढ़ाने का हिस्सा है कि वो आदमी पढ़ाएगा ये सब। आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, आपको पूरी आजादी है, लेकिन खुल के बात करने की आजादी अगर विश्वविद्यालयों में नहीं मिलेगी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी एक चीज है जो कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में चुनौतीपूर्ण होगा। एक और सुविधा दी गई है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से बीटेक करके आए, तो आपको भारत में एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि वहां का बीटेक हमारे यहां के बीटेक के इक्विवेलेंट है। अगर आप इन कैंपसों में पढ़ोगे जो भारत में खोले जाएंगे, तो आपको इस समानक सर्टिफिकेट, इस इक्वलाइजर सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिसीजन लिया है यूजीसी ने। ये किस तरह से पैन आउट होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह के कैंपस भारत में खुलते हैं, आने वाले समय में हमको पता चलेगा। तो देखते हैं, हो सकता है हम में से कई लोग, आप में से कई लोग, मैं तो अब नहीं जाऊंगा, लेकिन आप में से कई लोग शायद कुछ बहुत शानदार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएं और उसके लिए आपको विदेश जाने की भी आवश्यकता न हो। मेरे विचार में शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सुधार है। ये हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ है तो ये बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है। इसका पूरी तरह से हमको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। लंबित मामले जो है, हम सभी को पता है कि भारत की कोर्ट्स में ये कहावत है कि आप अगर आज केस करोगे तो हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी के समय तक उसकी सुनवाई हो जाए। ये जोक है, भारत में एक कहावत जैसा ही चलता है, चुटकुले जैसा, लेकिन ये सच भी है कि भारत के न्यायालयों में लाखों करोड़ों की संख्या में मामले लंबित रहते हैं और बहुत साल लग जाते हैं। तो देखिए, उसका एक कारण तो हमेशा यह दिया जाता है कि यार हमारे यहां जज बहुत कम है। जैसे 1 मिलियन लोगों पर, 10 लाख लोगों पर भारत में केवल 21 जज हैं। चीन में यह संख्या 159 है। तो क्लियर है ना यार, वहां पे अगर हमारे से 7.5 गुना जज होंगे तो डिसीजन लेने में 7.5 गुना कम टाइम लगेगा। तो बस यही चीज वहां पर है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां मामले लंबित हैं। यहां पर लेखक यह कहता है कि सरकार इनका एक समाधान ढूंढना चाहती है कि यार ये लंबित मामले कम कैसे हों, लेकिन वास्तव में 46% से ज्यादा लंबित मामले जो हैं वो तो सरकार से ही संबद्ध हैं। यानी कि कम से कम एक पार्टी जो है वो सरकार है इन मामलों में, यानी कि आधे मुकदमे ऐसे हैं जो सरकार से संबद्ध हैं। तो सरकार को करना क्या चाहिए कि आप इस, और यह बात कई सारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कही गई है। एक 2010 में राष्ट्रीय नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनी थी, राष्ट्रीय अभियोग नीति, उसमें भी यह कहा गया है कि भाई हमको कोर्ट जाने से बचना चाहिए। अब सरकार के मामले होते किस तरह के हैं, कई बार 2 मंत्रालयों में झगड़ा हो जाता है कि मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अस्पताल खोला, लेकिन क्या हुआ कि जिसकी वो जमीन थी, वहां का जो स्थानीय प्रशासन था वो कह रहा है जमीन आपने गलत तरह से ली, तो आपका जो यहां वहां का स्थानीय प्रशासन था उसने स्वास्थ्य मंत्रालय पे केस कर दिया। ऐसे मुकदमे बहुत चलते हैं, ठीक है। या फिर आपके किसी अधिकारी के साथ आपने कुछ गलत कर दिया, उसका प्रमोशन अटका हुआ है, उस अधिकारी ने आप पे केस कर दिया। ये मतलब ये मुकदमे इतने ज्यादा होते हैं कि तकरीबन आधे मुकदमे यही हैं। तो अगर सरकार दरअसल अपना आंतरिक व्यवस्था जो है उसको ही ठीक कर ले कि भाई हम अपने झगड़े जो हैं वो किसी जो है एक कोर्ट के बाहर सुलझाएंगे, हम कोर्ट नहीं लेके जाएंगे इनको। ये इसमें राष्ट्रीय अभियोग नीति में कहा भी गया था कि सरकारी विवादों में कोर्ट जो है वो तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जब आपसे और किसी तरीके से हो ही ना तो ही आप कोर्ट जाओ, उसके पहले के भी बहुत सारे तरीके होने चाहिए विवाद सुलझाने के। अगर आप विवादों को वैसे सुलझाएंगे तो ही आपका एक प्रक्रिया सही बनेगी, ये एक वहां पर कहा गया था। तो ये एक आंतरिक व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है। और इस तरह से सरकार, ऑब्वियसली सरकार को जज तो और नियुक्त करने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ के साथ अगर सरकार ये भी कर लेगी तो भारत के न्यायालयों पर जो बर्डन है, उन पर जो बोझ है, ये बोझ जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक आर्टिकल हुआ, बस इतना सही था ये आर्टिकल, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिस पे हमें चर्चा करनी पड़े। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से आज का आखिरी है या इसके बाद और भी है? हाँ, ये आखिरी है आज का। तो चलिए आज हम टाइम से खत्म कर रहे हैं क्लास अपनी, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है। शनिवार को थोड़े से कम खबरें होती हैं। तो अब क्या है कि ये जो मैंने आपको यहां फोटो दिखाए हैं, ये क्या है, देखिए पानी के नीचे ये ड्रोन्स हैं। ड्रोन तो आप समझते हो ना, मानव नहीं होता इनमें, और ये फतह चलते हैं, ये ड्रोन है। तो पानी के नीचे ड्रोन चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों भारतीय सेना ने बहुत सारे ड्रोन्स लिए, स्वार्म ड्रोन उन्हें कहते हैं। स्वार्म ड्रोन क्या होता है? स्वार्म क्या होता है? झुंड। जैसे मधुमक्खियों का स्वार्म आता है ना, स्वार्म मतलब झुंड, झुंड में आते हैं। तो ड्रोन भी एक आध नहीं, पूरा झुंड ड्रोन्स का आएगा और वो सर्वेलेंस करेगा, आक्रमण करेगा, इस प्रकार की चीजें वो कर सकता है। तो भारतीय सेना ने इस प्रकार के स्वार्म ड्रोन जो है वो हाल ही में शामिल किए हैं। तो अभी क्या है, नौसेना ने भी अमेरिका से एक प्रेडेटर नाम का ड्रोन ले लिया है, या लेने की प्रक्रिया वो शुरू कर रही है, जिसमें क्या है, वो पानी के नीचे नजर रखेगा। ये ड्रोन जो है ये पानी के नीचे घूमेगा और नजर रखेगा कि जल के नीचे क्या गतिविधियां चल रही हैं। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो ये ड्रोन करेगा। इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि भाई चीन जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है। हमारा नंबर 1 जो शत्रु जिसे हम कह सकते हैं वो चीन है, और चीन जो है वो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर के क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है। यहां तक कि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के आसपास भी चीन की गतिविधियां पाई गई हैं, कि चीन के वेसल्स, चीन की बोट्स जो हैं वो इधर पाई गई हैं, यहां पे घूमती हुई ये ट्रैक की गई हैं। तो अब ये बहुत जरूरी है कि भारत आत्मरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में अपनी जो एक सुरक्षा की व्यवस्था है उसको मजबूत करे। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है, जल के नीचे ड्रोन चलेंगे।
अब ये ड्रोन जो चलेंगे या फिर ये जल के नीचे वाले ड्रोन और इसके अलावा अन्य ड्रोन भी जो हैं, ये सारे ड्रोन चलेंगे कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे। ठीक है, यानी कि इनमें मानव तो होगा नहीं, ऊपर से मानव इन्हें नियंत्रित कर रहा होगा, लेकिन बहुत सारे निर्णय जो है वो ये ड्रोन स्वतः लेंगे अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो बहुत सारी चीजें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होने वाली हैं। तो इसकी एक नैतिकता पे, इसकी एक एथिक्स पर ये सवाल उठाते हैं कि भाई अब युद्ध की रणनीति अब एआई के माध्यम से होगी। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो डेटा दिया गया है उस डेटा के आधार पर जो मशीन है वो खुद से निर्णय लेती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है कि मशीन खुद निर्णय ले लेती है कि सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मानव निर्णय लेता है तो आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि यार तुम्हारी गलती है। अगर मशीन ने निर्णय लिया और वो निर्णय ऐसा है जिससे कि हानि हो गई, वो हानि देश की सुरक्षा की हो सकती है, वो हानि जानमाल की हो सकती है, तो आप जिम्मेदार किसे ठहराओगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और खास तौर पे ये सुरक्षा के लिए और बड़ी समस्या तब बन जाती है जब ऐसे बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण हम ला रहे हैं, ये उपकरण हम विदेशों से ला रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि विदेशी जो है वो इन उपकरणों को कुछ इस तरह से डिजाइन करके देंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये जो चिंताएं हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर साफ तौर पर एकदम उजागर हैं, ये हमको पता है। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का आखिरी आर्टिकल हुआ। जल्दी से आज के प्रश्न करते हैं। निम्न कथनों में से आपको असत्य कथन पहचानने हैं। बार बार मैं आपको रोज असत्य कथन कराता हूं सारे, ताकि आप ये गलती ना करो एग्जाम में। अगर ये गलती करके आए यार तो मतलब फिर तो आप कैसे ही सीखोगे। ठीक है, म्यांमार की जनता सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है? नहीं, अभी जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, वो आपातकाल के तहत आई है। आंग सान स्यू की जनता सरकार के अध्यक्ष हैं? बिल्कुल नहीं, जनता सरकार की वो धुर विरोधी हैं। तो ये दोनों सत्य जो हैं, कथन जो हैं, ये असत्य कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से भी आपको असत्य कथन पहचानने हैं। फिर से दोबारा असत्य है। विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कैंपस खोलने की अनुमति मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी है। यह क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो उन जगहों पे वो नाम बदल देता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नहीं दी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने दी है। यह क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने यह अनुमति नहीं दी है, यह यूजीसी ने दी है। तो संस्था का नाम आप याद रखें, कई बार इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। क्यूएस रैंकिंग में पहले 100 विश्वविद्यालयों को ही अपने कैंपस खोलने की अनुमति है? नहीं, क्यूएस रैंकिंग में पहले 500 को अनुमति है। और इसके साथ के साथ कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने देश में प्रतिष्ठित हो उसको भी अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न पे जाते हैं। आज का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका उत्तर तो जो है कई बार पूछा जा चुका है, इससे मिला जुला प्रश्न आने को एग्जामों में, कि न्याय प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए सरकार को अपने मामलों का पुनरीक्षण करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रिव्यू इट्स ओन मैटर्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ जस्टिस। यह आपका प्रश्न है कि सरकार अपने मामलों का पुनरीक्षण करके न्याय की गति को बढ़ा सकती है। इस चीज पर आपको चर्चा करनी है। आसान सवाल है, सब्जेक्टिव आंसर है, पॉइंट में लिखिएगा, केवल लंबा आंसर लिखने का प्रयास मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि 4 बिंदु आपके पास जरूर हो। 4 पॉइंट सोचिए, गूगल कीजिए, कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्लास की प्रेजेंटेशन क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर आपको अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस नाम के चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप उसका लाभ उठाएंगे। और मैं एक बार दोबारा आप सभी से कहता हूं कि अगर आपको इस क्लास से फायदा हो रहा है, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो इसको लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। मेरी क्लास से आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे सोमवार की सुबह 10 बजे मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और सोमवार को शाम 4 बजे मेरी संपादकीय चर्चा की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।